नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी सीरीज़ की थर्ड वीडियो कोशिका यानी सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल से जो भी प्रश्न पूछा जाता है आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और ये टॉपिक वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, सेल से तो एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो अगर आप पूरी वीडियो को देख लेंगे ना, तो इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो आपको पूरी वीडियो को देखना है और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सेल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सेल क्या है? तो जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका यानी कि सेल कहा जाता है। जीवधारी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहली वीडियो में डिटेल में मैंने आपको जीवधारी के बारे में बताया था और वहाँ पर मैंने आपको कोशिका के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी कि कोशिका क्या है। अगर हम अपने शरीर को देखें तो हमारा शरीर कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगर हम अपने शरीर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर दें तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होगी ना, उसी को सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर एक जीवधारी का शरीर बनता है। चाहे वो पौधा हो, कोई जीव जंतु हो या मनुष्य हो, यानी कि कोई भी जीवधारी हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। उसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, परंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, यानी कि डेड सेल की खोज की थी। और इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, परंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। तो दोनों नाम याद रखिएगा। मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और पूछा जाए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक का ही नाम आएगा, क्योंकि भले ही इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, पर सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने ही की है। और जीवित कोशिका की खोज किसने की है? तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में की है। उसके बाद आगे आता है कोशिका का सिद्धांत। तो जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक एमजे श्लाइडेन और जर्मनी के ही जंतु वैज्ञानिक थियोडोर श्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने कोशिका सिद्धांत में कुछ प्रमुख बातें बताई हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। इन्होंने पहला सिद्धांत दिया कि प्रत्येक जीव, जो भी जीवधारी हैं, इनकी उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। और प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है। जैसे हमारा शरीर है, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और जो जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। परंतु जो जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, मनुष्य हो गए, इन्हें हम नग्न आँखों से देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। परंतु जो जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। तो प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं और फलस्वरूप एक जीव बनता है। यानी कि इन्होंने बताया कि जो प्रत्येक सेल है, ये अपने आप में एक स्वाधीन इकाई है। ये अपने आप में ही पूरा एक सिस्टम है और सभी सेल मिलकर एक जीव बनाते हैं। तो कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है।
तो कोशिका में जो केंद्रक होता है ना, यही पूरे सेल को नियंत्रित करता है, तो इसीलिए इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बात की जाए सबसे छोटी कोशिका की, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आपको याद होना चाहिए सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रखिएगा, सबसे बड़ी सेल कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये तो हो गया सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, तो ओवरऑल हमने देख लिया। परंतु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, यानी कि स्पर्म, जो कि मेल में पाया जाता है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, यानी कि ओवम, ये फीमेल में पाया जाता है। तो मेल का शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका है और फीमेल का अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर में। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन। याद रखिएगा, जब ये पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो अंडाणु है। परंतु जब ये पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी, यहाँ पर बात हो रही है लंबी की, तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं। तो आगे अब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको कोशिका संरचना यानी कि सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। तो डिटेल में पढ़ने से पहले एक बार हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इसी में कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो पादप कोशिका बन जाती है। तो मान लीजिए ये कोशिका है, यानी कि सेल है। तो कोशिका के इस बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जैसे हम दुकान पर सब्जी लेने जाते हैं तो अलग अलग सब्जियां एक ही थैले में डाल लेते हैं ना, तो ठीक उसी तरह कोशिका के अलग अलग अंग एक ही झिल्ली के अंदर होते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो इसके बाद आता है कोशिका द्रव्य, जो कि कोशिका के अंदर भरा होता है, जो कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कोशिका के अंदर होता है। अब आगे आपको कोशिका के केंद्र में केंद्रक देखने को मिलेगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये कोशिका का दिमाग होता है, यानी कि पूरी कोशिका को ये नियंत्रित करता है। तो केंद्रक के पास आपको एक जालीनुमा संरचना देखने को मिलेगी, जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं और इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इसी अंतःप्रद्रव्य जालिका का एक भाग रफ होता है, यानी कि खुरदरा होता है, जहाँ पर छोटे छोटे राइबोसोम देखने को मिलते हैं, जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं। तो राइबोसोम के बाद जो ये संरचना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी, जिसे लाइसोसोम कहते हैं, और ये है तारककाय। और नीचे की तरफ आपको गोल्जी बॉडी देखने को मिलेगी। तो ये पूरे सेल की संरचना है। तो मैंने आपको ये जो सेल के महत्वपूर्ण अंग हैं ये बता दिए। अब आगे हम इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले आप देख लीजिए, ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। तो जो पादप कोशिका होती है ना, इसका आकार चौकोर होता है, और जो जंतु कोशिका होती है ये गोलाकार होती है। आप देख रहे हैं ना, ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। तो जो जंतु कोशिका होती है ना, इसके बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया। उसी प्रकार जो पादप कोशिका होती है, इसमें भी कोशिका झिल्ली होती है, परंतु पादप कोशिका को मजबूत बनाने के लिए इसके बाहर एक और आवरण होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली होती है, परंतु पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर जो आप ये संरचना देख रहे हैं, यह कोशिका भित्ति। तो इसमें
कोशिका झिल्ली भी होती है और कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका भित्ति को कहते हैं सेल वॉल। जो कोशिका भित्ति होती है ये जंतु कोशिका में यानी कि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। ये केवल पादप कोशिका में, प्लांट सेल में ही पाई जाती है। कि कोशिका का वो कौन सा अंग है जो कि जंतु कोशिका को पादप कोशिका से अलग करता है, तो वो है कोशिका भित्ति, जो कि केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। और जो कोशिका झिल्ली है ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। तो अब एक एक करके हम कोशिका के सभी अंगों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं कोशिका के सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली से, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो कोशिका के सभी अवयव यानी कि सभी अंग एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इसी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाता है और ये जंतु तथा पादप दोनों में ही पाया जाता है। और ये कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। और कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य यानी कि सेमी परमेबल होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले तथा अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। तो अर्धपारगम्य मतलब क्या है कि जो भी कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ हैं और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ हैं, इनका निर्धारण करना है कोशिका झिल्ली का काम। तो कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों में ही पाई जाती है और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कोशिका भित्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, यानी कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जब मैं जंतु कोशिका की बात करता हूँ तो जितने भी जीव जंतु हैं यानी कि जानवर हैं और जो इंसान हैं, ये सभी जंतु कोशिका में ही आ जाते हैं। और पादप कोशिका में जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, ये पादप कोशिका में आते हैं। तो पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और जो ये कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। और ये कोशिका को निश्चित आकार और आकृति बनाए रखने में सहायक है और ये पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती है, क्योंकि एक तो कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति क्या करती है, पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती है और ये कोशिका को निश्चित आकार और आकृति बनाए रखने में सहायक है। तो जो जंतु है ना, उनकी जो कोशिका झिल्ली है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो जंतु की लिपिड और प्रोटीन की, पादप में सेलुलोज की, जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकन की और कवक में काइटिन की कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति बनी होती है। उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं केंद्रक। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। तो कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहा जाता है और ये पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में ही पाया जाता है। और यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। जैसे हमारे शरीर में हमारा दिमाग है, उसी प्रकार जो सेल का दिमाग है कोशिका के न्यूक्लियस को कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी कि उसको नियंत्रित करता है। तो इसीलिए न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। तो इसकी खोज किसने की थी, तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। तो एक तो है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और जो उसके अंदर केंद्रक है ना, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो इस केंद्रक में डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो बात की जाए इस केंद्रक में तो 70 से 80% तक प्रोटीन होता है, 10% डीएनए, 2 से 3% आरएनए
तथा 3 से 5% तक लिपिड पाया जाता है। तो केंद्रक से क्या प्रश्न बनता है? तो केंद्रक से पहला प्रश्न तो ये बनता है कि इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। और ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को ही कोशिका का दिमाग कहा जाता है। और तीसरा प्रश्न ये बनता है कि बताइए केंद्रक जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है? तो हाँ, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं अंतःपर्दवीय जालिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने आपको बताया कि केंद्रक के पास जालीनुमा एक संरचना होती है जिसे अंतःपर्दवीय जालिका कहा जाता है, और ये कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। तो इसकी खोज किसने की थी? तो कैथ पोटर, अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फुलेम ने इसकी खोज की थी। तो जो ये अंतःपर्दवीय जालिका होती है ये 2 प्रकार की होती है। पहली है चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका, इंग्लिश में कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER। तो यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। अब देख रहे हैं ये पूरी अंतःपर्दवीय जालिका है। इसके नीचे की ओर आप जो ये देख रहे हैं ये इसकी चिकनी सतह है जिसे चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका कहते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी कि फैट। और इसी अंतःपर्दवीय जालिका का दूसरा भाग खुरदुरा होता है जिसे खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये कई सारे छोटे छोटे कण इस पर पाए जाते हैं जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइबोसोम कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो अंतःपर्दवीय जालिका का जो खुरदरा भाग होता है, जो रफ पार्ट होता है, वहाँ पर छोटे छोटे कण देखने को मिलते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। और ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो अंतःपर्दवीय जालिका के 2 भाग होते हैं, एक स्मूथ और दूसरा रफ पार्ट। तो जो स्मूथ भाग होता है यहाँ से कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण होता है, और जो खुरदरा भाग होता है वहाँ पर कई सारे छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम सेल के अंदर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अब हम राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। तो राइबोसोम पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाया जाता है, और इसकी खोज जॉर्ज E. पैलेड ने की थी। और यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, यानी कि पूरी कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? राइबोसोम। और यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। और जो राइबोसोम है इसका काम क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना इसका काम है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में यही प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को, क्योंकि यहाँ से प्रोटीन का संश्लेषण होता है पूरे सेल में, तो इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो जो राइबोसोम होता है ना, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं 70S और दूसरे को कहते हैं 80S। तो S का मतलब क्या है? S की फुल फॉर्म होती है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो आपको ये याद नहीं रखना, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो राइबोसोम होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो जो छोटे आकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, जिन्हें बहुत ही कम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, उनमें 70S राइबोसोम होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया। और जो बड़े आकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, तो इनमें 80S राइबोसोम की ज़रूरत होती है जो कि ज़्यादा प्रोटीन बनाता है। तो कम प्रोटीन की ज़रूरत किसे होगी? बैक्टीरिया हो गया, जो बहुत ही छोटे, जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उनमें 70S
राइबोसोम होता है और जिन्हें हम नग्न आँखों से देख सकते हैं जैसे जीव जंतु, मनुष्य, तो इनमें ATS राइबोसोम होता है जो कि ज़्यादा प्रोटीन बनाता है। उसके बाद कोशिका का अगला अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसकी खोज 1880 ईस्वी में कोलिकर के द्वारा की गई थी। तो कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में इसे पाया था, परंतु इन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा। इसके बाद क्या होता है कि 1890 में ओल्टमैन ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया। पहले कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में ये देखा था, परंतु बाद में 1890 में ओल्टमैन ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया था। अल्टमैन ने बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये कोशिकाओं में पाया जाता है, परंतु इन्होंने भी इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा। इन्होंने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा था। क्या नाम रखा था? बायोब्लास्ट। तो 1898 में सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। तो 1880 में सबसे पहले कीटों की रेखित पेशियों में कोलिकर ने देखा कि कोई संरचना है। उसके बाद अल्टमैन ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति के बारे में बताया और इन्होंने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। और आगे चलकर 1898 में सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर का, कोशिका के अंदर का एक पार्ट होता है, एक अंग है जो कि दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। एक होती है अंतः झिल्ली यानी कि अंदरूनी झिल्ली और दूसरी है बाहरी झिल्ली। तो दो झिल्ली से ये घिरी होती है और इनमें आप जो ये उभार देख रहे हैं, इन उभार को क्रिस्टी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो उभार जैसी संरचना होती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे क्रिस्टी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सेल में काम क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह सेल में ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। तो जितनी भी बार माइटोकॉन्ड्रिया से प्रश्न बना है, यही पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य, ATP का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। तो इसका कार्य क्या है? तो कोशिका के भीतर श्वसन और ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करना होता है। तो कोशिका के अंदर यह ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं और अगले अंग को देखते हैं। तो कोशिका का अगला अंग है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन डी डुबे ने इसकी खोज की थी। तो इसका काम क्या है? तो यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। तो जो लाइसोसोम है, यह कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। तो इसके अंदर यानी कि लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो कोशिका के अंदर जब भी कोई अंग यदि काम नहीं करता, तो यह क्या करता है? उस अंग पर जल अपघटक एंजाइम छिड़क देता है और उस अंग को नष्ट कर देता है। तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। और जब भी कोशिका के अंदर कोई अंग काम नहीं करता, तो जो न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक होता है, इसको इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई ये वाला अंग काम नहीं कर रहा है, इसको ख़त्म कर दो। तो ये क्या करता है? उसके ऊपर जल अपघटक एंजाइम छिड़क देता है और वो अंग नष्ट हो जाता है। तो उसकी जगह कोशिका के नए अंग का निर्माण हो जाता है। तो जब पूरी कोशिका ही कार्य नहीं करती, तो ये क्या करता है? जब पूरी कोशिका ही कार्य करना बंद कर देती है, तो ये फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब कोशिका का कोई एक अंग काम नहीं कर रहा, तो ये उसके ऊपर एंजाइम छिड़क देगा और उसको नष्ट कर देगा। परंतु जब पूरी की पूरी कोशिका ही काम करना बंद कर देगी, तो ये क्या करता है? ये फट जाता है और पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे
आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहते हैं। तो किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। तो लाइसोसोम के बाद कोशिका का अगला अंग है गोल्जी कोय, जिसे इंग्लिश में गोल्जी बॉडी कहते हैं। तो गोल्जी काय की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की थी। और यह क्या करता है? तो यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है, इसीलिए इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं। तो गोल्जी कोय का काम क्या करना है? तो इसका काम ट्रांसपोर्टेशन का है। जैसे कि जो राइबोसोम है वो क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो उस प्रोटीन को सेल के दूसरे भागों तक पहुंचाता कौन है? तो गोल्जी काय। तो गोल्जी काय का काम क्या है? तो इसका काम ट्रांसपोर्टेशन का है, इसीलिए इसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है। उसके बाद है तारक काय, इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। तो यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाया जाता। यह बेलन जैसी रचना है जो कि आप देख रहे हैं। यह केंद्रक के पास ही मौजूद रहती है। और यह किस काम आती है? तो यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कौन? तारक काय। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे है कोशिका का अगला भाग रसधानी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल। तो यह निर्जीव रचना है और इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। तो वैक्यूल में क्या होता है? इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। ज़्यादातर इसमें 90% तक पानी ही होता है, जो कि एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। तो आप देख रहे हैं सेल के अंदर यह है वैक्यूल। तो रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। और कोशिका रस में जल, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। 90% तक तो इसमें जल ही पाया जाता है। तो जो रसधानी होती है ये जंतुओं में छोटी होती है और पादपों में यानी कि प्लांट्स में जो रसधानी होती है ये बड़ी होती है। तो याद रखिएगा, रसधानी जंतु कोशिका में छोटी होती है और पादप कोशिका में यह बड़े आकार की होती है। उसके बाद आगे है लवक। लवक यानी कि प्लास्टिड। तो यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जो लवक है ना, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और लवक 3 प्रकार का होता है। तो पहला भाग है हरित लवक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। दूसरा भाग है अवर्णित लवक, जिसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरा है वर्णित लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। तो हरित लवक का क्या काम है? तो हरित लवक पौधों में भोजन का निर्माण करता है और ये पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। इसके अंदर एक हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है और इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। तो पहले हमने देखा कि जो लवक होता है ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और जो लवक होता है इसके 3 प्रकार होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग हमने देखा हरित लवक। तो हरित लवक किस काम आता है? तो ये पौधों में भोजन के निर्माण के काम आता है और ये पत्तों तथा तनों में पाया जाता है और इसे पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। उसके बाद है अवर्णित लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। तो ये क्या होता है? तो ये रंगहीन लवक है। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, जैसे जड़ें हो गई या भूमिगत तना हो गया जो कि भूमि के अंदर है। तो यह किस काम आता है? तो ये भोज्य पदार्थों के संग्रहण करने वाला लवक है। तो जो अवर्णित लवक है ये कहाँ पाया जाता है? पहले तो ये रंगहीन लवक है जो कि जड़ें तथा भूमिगत तने में पाया जाता है और ये भोज्य पदार्थों के संग्रहण उनको इकट्ठा करने वाला लवक है। तीसरा लवक है वर्णित लवक, इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो ये रंगीन लवक है। ऊपर हमने पढ़ा अवर्णित लवक, ये रंगहीन लवक था, परंतु जो वर्णित लवक है ये रंगीन लवक है और यह लवक रंग प्रदान करता है। जैसे कि जो पौधों का फूल होता है अलग अलग रंग के होते हैं, तो ये वर्णित लवक ही उन्हें रंग प्रदान करता है। जो पौधों के बीज हो गए उनका रंग भी वर्णित लवक ही प्रदान करता है। तो वर्णित लवक
रंग प्रदान करने के काम आता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि टमाटर का लाल रंग किस लवक के कारण होता है? तो लाइकोपीन। तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। कौन सा लवक होता है? लाइकोपीन। गाजर के अंदर कौन सा लवक होता है जो इसे रंग प्रदान करता है? तो कैरोटीन। और चुकंदर के अंदर कौन सा लवक होता है जो इसे रंग प्रदान करता है? तो विटानिन। तो तीनों ही लवक याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो टमाटर के अंदर होता है लाइकोपीन, गाजर के अंदर होता है कैरोटीन और चुकंदर के अंदर होता है विटानिन। तो जंतु और पादप कोशिका के हमने महत्वपूर्ण अंग पढ़ लिए। अब आगे आपको जो ये दो डायग्राम दिख रहे हैं, पहले को कहते हैं सिलिया और दूसरे को कहते हैं फ्लैजिला। तो जो ये सिलिया और फ्लैजिला है ना, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में ये नहीं पाया जाता। तो जो आप देख रहे हैं सिलिया, इसके ऊपर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, और ये आप जो देख रहे हैं फ्लैजिला, ये पूंछ जैसी आकृति होती है। हमारे शरीर के ऊपर जैसे जो छोटे छोटे बाल होते हैं, उसी प्रकार जो सिलिया आप देख रहे हैं और फ्लैजिला, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इनके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, और फ्लैजिला की आकृति आप देख रहे हैं, इनके ऊपर भी पूंछनुमा आकृति होती है। तो एग्जाम में यही पूछा गया है कि सिलिया और फ्लैजिला किस कोशिका में पाया जाता है? तो ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में ये नहीं पाया जाता। उसके बाद आगे अब हम देखते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है, दोनों में समानता क्या है और अंतर क्या है। जो बीच में है, ये दोनों में समानता है, यानी कि ये चीज़ जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और पादप कोशिका में भी पाई जाती है। जैसे कि केंद्रक, न्यूक्लियस, ये दोनों में ही पाया जाता है। कोशिका झिल्ली, ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम भी दोनों में ही पाया जाता है। गोल्जी बॉडी, रसधानी और तारककाय, ये सभी चीज़ें जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो यह है समानता। अब अंतर देख लेते हैं। पहले देखते हैं जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका गोल आकार की होती है और पादप कोशिका चौकोर आकार की होती है। हमने देखा जंतु कोशिका में सिलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं, परंतु ये पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और लवक, लवक यानी कि प्लास्टिड पाया जाता है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। कोशिका भित्ति मैंने आपको बताया ना, ये केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। कोशिका झिल्ली दोनों में होती है, परंतु कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है, और लवक भी केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों को अलग करती है, तो कोशिका भित्ति, लवक, सिलिया, फ्लैजिला, ये दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो हमने जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में अंतर देख लिया। आगे हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है? तो जो कोशिका होती है ना, ये दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इनमें अंतर क्या है? तो जो कोशिका होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। अभी तक हमने कोशिका के केवल अंग पढ़े, यानी कि कोशिका के केवल जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर जो अंग होते हैं वो पढ़े, परंतु जो कोशिका होती है ना, ये भी अपने आप में दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। तो इनमें अंतर क्या है वो देख लेते हैं, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, ये समझ लीजिए कोशिका की शुरुआती स्टेज है जहाँ पर कोशिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। तो यह कोशिकाएं अर्धविकसित होती हैं, और जो यूकैरियोटिक कोशिका है, यह कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, जो कि पौधों में, जीव जंतुओं में पाई जाती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें केंद्रक भी अविकसित होता है, परंतु यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। क्योंकि ये अति सूक्ष्म जीव हैं, इसीलिए इनमें राइबोसोम 70S पाया जाता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें राइबोसोम 80S पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें
कोशिका विभाजन नहीं होता। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन तंत्र होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है? अगर मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊं तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं पड़ते, जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखने की ज़रूरत पड़ती है, उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जो कि अभी अपने शुरुआती स्टेज पर है। जैसे कि बैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये पौधों में और जीव जंतुओं में पाई जाती है। तो यहाँ पर हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में भी पढ़ लिया। तो हमने कोशिका के जितने अंग हैं सारे देख लिए। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर क्या है वो भी समझ लिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में भी अंतर देख लिया। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी? तो कोशिका की खोज 1665 में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एम.जे. श्लेडन और थियोडोर श्वान ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? तो प्रत्येक कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति केवल पादपों में ही पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पादप कोशिका यानी कि वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अंतःपर्दवीय की सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण वह खुरदरी हो जाती है? तो किसकी उपस्थिति के कारण वो खुरदरी हो जाती है? तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, और आप देख ही रहे हैं कि कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है? तो किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। इसे हिंदी में सूत्रकणिका भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है? तो कोशिका का कौन सा अंग है जो कि केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है प्लास्टिड यानी कि लवक। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? तो कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा होता है? तो उसे केंद्रक कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो आज के वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।